जय हिंद साथियों, यह टेस्ट क्रमांक 5 है जो कि फुल लेंथ टेस्ट है ना। हमारे यूनिट 22 टेस्ट भी आ रहे हैं, जिसमें अभी यूनिट 1 चल रही है, जिसके 2 टेस्ट आ चुके हैं। 100 प्रश्न 2 आ चुके हैं, है ना। और अभी आगे ऐसे 5 और आएंगे। तो जितने टॉपिक है ना सिलेबस में, उतने ही टेस्ट आएंगे। तो हर एक यूनिट के उतने ही टेस्ट होंगे। साथ ही AEFLT टेस्ट है। तो ये वाले जो टेस्ट अभी जो जिस क्लास में हुआ, AFLT टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें सभी 10 यूनिट से मिला के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो हम जल्दी जल्दी कराते जाते हैं। आपको इस बात का वेट नहीं करते कि आप इसका आंसर करें, है ना, क्योंकि उस प्रकार से समय काफ़ी लग जाएगा। जब हम प्रस्थानम सीरीज लगाएंगे, प्रस्थानम टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले, उस समय हम MCQ टाइप में लगाएंगे इनको और इंतजार करेंगे कि आप आंसर करें, है ना। अभी तो हम इसको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारे साथ पास कलेक्ट हो जाएं और हम उनको एक बार पढ़ लें कि किस किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में बन सकते हैं। बाकी जो और अदर कंटेंट है, जैसे MPJK की पूरी प्लेलिस्ट बनी डली हुई है, यूनिट 10 की प्लेलिस्ट डली हुई है, यूनिट 9 कंप्लीट करा दी गई है, यूनिट 7 कंप्लीट करा दी गई है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यूनिट 6 जो है ना, दोबारा से शुरू की जानी है। जो पिछले वीडियो डले हैं आप उन्हें भी देख सकते हो। बाकी यूनिट 6 को हम लोग दोबारा से शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टेस्ट नंबर 5 की, जिसमें हम 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आए वीडियो पर और उसके बाद चले जाने का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर आया मत करो, है ना। सिर्फ सीरियस पढ़ने वाले बच्चे ही जो हैं कंटिन्यू रह पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो चीज़ों को, है ना, अच्छे बुक्स से पढ़ रहे हो, अच्छे नोट्स से पढ़ रहे हो, उनका रिवीजन कर रहे हो और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाते रह रहे हो, आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन की सिर्फ एक ही शर्त है, पढ़ाई को समय दो और दूसरा रिवीजन करो मैक्सिमम टाइम। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन रिवीजन करोगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वही काम करते हैं आपके रिवीजन का, कि सभी प्रकार से जो जो आपने पढ़ा है, सब में से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये पूछे गए हैं FLT के, तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। समय कभी लौट के नहीं आता है और आप पीछे की ओर देख देख के न व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हो। जो बीत गया है वो मुर्दे की समान है और जो सामने खड़ा है वो जीवित है। तो भविष्य को गले लगाओ, भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान में जीवन जियो, जीवन का आनंद लो, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देखने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अभी जो आपके पास समय बचा है उसका सही उपयोग करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। अगर आपके पास सक्सेस होगी ना, दुनिया की हर चीज़ वापस आएगी, आपके पास लौट के आएगी। तो इसीलिए जी तोड़ मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, तन मन से मेहनत करो। ये लड़का और लड़की सभी लोगों के लिए बराबर ही है, कि पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है। आज का जो पहला प्रश्न है उस पर आते हैं और पूरे 100 प्रश्न लगाएंगे लगातार बिना रुके। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि 1 घंटे में हमें क्लास कंप्लीट करनी होती है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये क्लास जो है कंप्लीट हो जाए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। हमें तो बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती हैं, उसके बाद भी ना हम आप लोगों के लिए क्लास जो है रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से एक ही तो बात कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सबसे महत्वपूर्ण कि आप पूरी क्लास ज़रूर देखा करो, ताकि आपके लिए इसका लाभ हो। मुझे लाभ हो ना हो, उसका आपके लिए ज़रूर लाभ होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे। और कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लिया करो, है ना, उसको अगली क्लास में जो है कंफर्म कर लेंगे। तो सभी के लिए है आयुषी, मेघा, स्नेहा, भाऊ, है ना, साहेब यादव, साक्षी, अलका वर्मा, सुदर्शन, वैभव, अचल, एकता, एलिजा, विकास यादव, सभी लोग, मुझे विश्वास है कि ये सभी लोग वीडियो देखते होंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। जैसे मुस्कान नामदे हो गई, नंदिनी राजौरिया हो गई, आयुषी हो गई, है ना, साक्षी हो गई, सुदर्शन और बरकत सिंह लोधी, है ना। आप सभी लोग ना बहुत पुराने स्टूडेंट हो इस यूट्यूब चैनल के। मुझे उम्मीद, जो भी आप में से वीडियो देखते हो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ हम देखते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो भी कमेंट कर दें, ताकि मैं उनके भी नाम पहचान जाऊं, कि उनको भी जानने लगूं, है ना। तो पहला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति का मुख्य आहार क्या है। ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो गौड़ जनजाति निवास करती है उसका मुख्य आहार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कोदो का भात,
ऑप्शन नंबर बी है बड़का माठा, ऑप्शन नंबर सी है कुटकी, या ऑप्शन नंबर डी है पांजर कांदा। तो इसका सही आंसर होगा कोदो का भात। क्या है इसका सही आंसर? है कोदो का भात। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कोदो का भात। प्रश्न क्रमांक 2 है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब है कि हमें गलत कथन की पहचान करनी है कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो जो ए ऑप्शन है, प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, तो बिल्कुल सही है कि जनसंख्या के आधार पर ही, मतलब रियासतों में से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था, तो यह भी सही है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य सीमित मताधिकार पर चुने गए थे, यह भी सही है, सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। और प्रांतीय विधानसभा को ऑप्शन नंबर डी है रियासतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यह कथन जो है गलत है। यह कथन कैसा है? गलत है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो थर्मोस्कोप है प्रारंभिक थर्मामीटर कहलाता था, जो उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने जो है थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। जो सोल्स हैं, सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया है। किसका? टाइपराइटर का। तो सोल्स के लिए आपको याद रखना है टाइपराइटर। और जो जी मार्कोनी है ना, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसका? रेडियो का। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। सोल्स ने किया है टाइपराइटर का। और जो माइकल फेराडे हैं डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। तो इनको भी याद रखना है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया है? माइकल फेराडे ने। देखो थर्मास्कोप के बारे में प्रश्न आया है तो गैलीलियो याद रखना है, सोल्स को याद रखना है टाइपराइटर के लिए, माइकल फेराडे को याद रखना है आपको डायनेमो के लिए, और जी मार्कोनी को याद रखना है आपको रेडियो के लिए। किस लिए? रेडियो के लिए। अब आपको ये बताना है कि एक्स किरणों की जो खोज है किसने की है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की है आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सभी बताएंगे, है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है किसी केस नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? जो केस नली होती है उसमें द्रव्य के ऊपर चढ़ने और द्रव्य के नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है केशिकत्व। क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है। कि द्रव्य के ऊपर या नीचे चढ़ने की घटना को कहा जाता है केशिकत्व। उदाहरण के लिए लालटेन में तेल का चढ़ना जो है केशिकत्व का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब आई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब आई थी। तो इसका सही आंसर है 1958 में आई थी। कब? 1958 में भारत में प्रथम विज्ञान नीति लाई गई। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 1983 कब? 1983 में दूसरी राष्ट्रीय विज्ञान नीति लाई गई थी। दूसरी विज्ञान नीति कब आई थी? 1983 में। और पहली कब आई थी? 1958 में आई थी। तो पहली 1958, दूसरी 1983 में आई थी। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा जो वो है ऑप्शन नंबर बी CSIR। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद जो है ना CSIR, इसके द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसके लिए, किसकी स्मृति में दिया जाता है? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो मनोनीत की बात हो रही है ना, मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान सभा के? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम जो मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी जो है मनोनीत उपाध्यक्ष हुए भारतीय संविधान सभा के। प्रश्न क्रमांक 8 है कि विनिमय दर के आधार पर भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो वर्तमान में जो है विनिमय दर के आधार पर भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो 5th नंबर की जो है अर्थव्यवस्था है। भारत वर्तमान में 5th नंबर की अर्थव्यवस्था है।
प्रश्न क्रमांक 9 है, इसमें हमें सम्मिलित करना है ना। तो सम्मिलित कर लेते हैं, देखते हैं। तो बाढ़ कहाँ पर आती है भारत में सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में आपको बाढ़ देखने को मिलती है। तो पहले का 3 नंबर होना चाहिए ना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान। तो पहले में तीसरा चाहिए हमें। तो ऑप्शनों में देखते हैं, पहले में तीसरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है ना। और ऑप्शन नंबर ए और बी देखो, ध्यान से देखो आप ऑप्शनों को। तो हमें क्या बता रहे हैं कि पहले में तीसरा चाहिए हमें। तो हमने देखा कि नीचे वाले दो तो होंगे नहीं। अब दो में, ऊपर वाले दो में एक चीज कॉमन है, पहले और दूसरे में दोनों कॉमन है। तो तीसरा तीसरा और पहला पहला। इसका मतलब है कि अगर आपको नहीं भी पता होगा ना कि भूकंप कहाँ आता है, तो आपको यहाँ ऑप्शन से पता चल गया कि भूकंप के लिए आपको सही आंसर करना है क्या? भूकंप हिमालय गिरिपाद, है ना। तो दूसरे का क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ये तो बता दिया ऑप्शन ने। अब जो तीसरा है सूखा, मध्य प्रदेश में सूखा कहाँ पड़ता है? तो मध्य पूर्व भारत जो है ना, वहां पर सूखा पड़ता है। कहाँ पर? मध्य पूर्व भारत में। और चक्रवात कहाँ आते हैं? झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आते हैं। इस प्रकार से हमें चाहिए है तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो बाढ़ देखने को मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, भूकंप आपको हिमालय के गिरिपाद में, सूखा मध्य पूर्व भारत, और चक्रवात जो है आपको झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, गौड़ीय वैष्णववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो यह चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन था। बिल्कुल था। गौड़ीय वैष्णववाद जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन था। तो बिल्कुल था। गौड़ीय वैष्णववाद का संकेंद्रण भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल की पूजा भक्ति पर होना था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? तो इसमें से पूछा जा रहा है कि नहीं किया जाता है होली के अवसर पर। इसका मतलब है कि 3 किए जाते होंगे, एक नहीं होगा। तो वो देखना है हमें। माफ कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? मतलब 3 ऐसे होंगे जो किए जाते हैं, है ना। तो देखो, होली के अवसर पर गहर नृत्य तो करती है भील जनजाति, है ना। भील जनजाति के दौरान गहर नृत्य किया जाता है, डोहिया नृत्य किया जाता है और भगोरिया नृत्य किया जाता है। तो गहर, डोहिया और भगोरिया, ये तीनों ही नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कब? होली के अवसर पर। लेकिन जो वीर बाल्या नृत्य है ना, ये वीर बाल्या नृत्य जो है भील जनजाति के द्वारा श्रावण मास और नवरात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है वीर बाल्या नृत्य? श्रावण मास और नवरात्रि के समय पर किया जाता है। तो गहर, डोहिया और भगोरिया आपको याद रखना है, होली के अवसर पर किए जाते हैं। बैगा जनजाति शिकार करते समय निम्न में से चीता फांसने के लिए कौन से फंदे का प्रयोग करते हैं? तो जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं ना, वो चीता फांसने के लिए कौन से फंदे का प्रयोग करते हैं? तो जो बैगा जनजाति है वो थोंगा फंदा, किस फंदे का प्रयोग करते हैं? थोंगा फंदे का प्रयोग करते हैं चीता फांसने के लिए। और अलग अलग फंदे और भी दिए हुए हैं। तो जैसे सूरी फंदा है ना, शिकार करते समय बैगा जनजाति के लोग शेर को फांसने के लिए सूरी फंदे का प्रयोग करते हैं। और जो खुज्जी फंदा है, मुर्गी और मोर को फंसाने के लिए खुज्जी फंदा। और जो दलगा फंदा है ना, ये दलगा फंदा, इसका प्रयोग करते हैं खरगोश और चीतल को फंसाने के लिए। बहुत खतरनाक जनजाति है ना। देखो, ऐसा बुक में दिया हुआ है, नहीं तो आप कोई बैगा जनजाति से कोई पढ़ रहा हो और ऐसा समझे। जो बुक में दिया है ना, वो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है बस। तो शेर फांसने के लिए थोंगा फंदा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में शामिल जनजातीय महिला विधायकों के विधानसभा क्षेत्र सही सम्मिलित करने हैं। कि मध्य प्रदेश में जो जनजातीय महिला विधायक हैं उनका क्षेत्र सम्मिलित करना है कि कौन सा जो है सम्मिलित है। तो निर्मला भूरिया जो हैं, ये पेटलाबाद विधानसभा से विधायक हैं, निर्मला भूरिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है संपत्ति उइके। क्या चितरंगी? तो बिल्कुल नहीं। संपत्ति उइके जो है ना, वो मंडला से संबंधित है। कहाँ से? मंडला से। तो संपत्ति उइके होगा क्या? मंडला की विधायक हैं। वहीं जो राधा रविंद्र सिंह हैं, ये चितरंगी सिंगरौली में विधायक हैं। तो संपत्ति उइके मंडला, राधा रविंद्र सिंह चितरंगी और निर्मला भूरिया
पेटला बाद, ये आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। किसकी? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की जो है शुरुआत की गई है। हाल ही में घटित घटना हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? जो हरदा में पटाखा ब्लास्ट हुआ था ना, फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसकी बात की जा रही है कि वह किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो रामकिशोर दोगने। किसकी अध्यक्षता में? रामकिशोर दोगने की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, नर्मदा गोंड ने अपनी पुस्तक में देवलोक की विभिन्न देवियों के चित्र बनाए हैं जिनका संबंध है। तो जो देखो नर्मदा गोंड है ना, इन्होंने देवलोक की विभिन्न देवियों के चित्र बनाए हैं जिनका संबंध है। तो नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको हमें देखना है। गलहारिण देवी मार्गों की संरक्षक के रूप में दर्शाया है गलहारिण देवी को। 64 जोघन जो है 64 दिशाओं को नियंत्रित करती हैं। और बदावन देवी, तिप्ताहिन देवी जादू टोनों से बचाती हैं। ये तीनों ही किसमें है? ए 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नर्मदा गौड़ जो है इन्होंने अपनी पुस्तक देवलोक की विभिन्न देवियों के चित्र बनाए हैं। ये हैं गलहारिण देवी को मार्गों का संरक्षक बताया है, 64 जोगन देवी को 64 दिशाओं को नियंत्रित करने वाली, और बदावन देवी तिप्ताहिन देवी को जादू टोनों से बचाने वाली बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल जो है इसका गठन जो है अनुच्छेद 244(1) के तहत किया गया था। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष होता है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो मंत्री होता है ना, वो उपाध्यक्ष होता है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी जब करंट अफेयर्स की क्लासेस आएंगी ना, तो उसमें वर्तमान में कौन क्या है ना, किस पद पर है, सब कराया जाएगा आपको, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट क्लास कराते हैं हम करंट अफेयर्स की हर एग्जाम के पहले। तो जब भी आपका एमपीपीएससी का एग्जाम होता है ना, उससे पहले करंट अफेयर्स की कंप्लीट क्लास आती है, और उस करंट अफेयर्स के अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो हम एमपी का तत्वाण कराते हैं, तत्वाण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी कराते हैं, एग्जाम पीडिया भी कराते हैं, है ना। तो हम जितना करंट अफेयर्स करा देते हैं ना, उसके अलावा कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमारा करंट अफेयर्स 15 घंटे की क्लासों में कंप्लीट हो जाता है। मतलब 7-7, 8-8 घंटे की 2 क्लासेस रहती हैं, उतने में ही कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, कार्बन का अवशोषण करने वाली दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कार्बन को अवशोषित करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आइसलैंड में। कहाँ पर? आइसलैंड में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। बन्नी घास के संबंध में प्रश्न है कि बन्नी घास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान करनी है। किसकी? उपयुक्त में से सत्य कथन की जो है पहचान करनी है। तो देख लेते हैं। बन्नी घास के बारे में कहा जा रहा है कि यह गुजरात में स्थित है। बिल्कुल है, गुजरात में मिलती है बन्नी घास, है ना, ठीक है। यही एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो यह भी सही है कि बन्नी घास जो है एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और ऑप्शन तीसरा कथन है, मालधारी इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजाति है। तो मालधारी जनजाति जो है ना, इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजाति है। यह कथन भी सही है। तो मालधारी जनजाति बन्नी घास के मैदानों में मिलती है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है, डिंडोरी जिले की बैगा जनजाति द्वारा
सिकिया की फसल, किसकी फसल? सिकिया की फसल लगाई जाती है। किस फसल की किस्म है? तो यह जो है किसकी किस्म है? बाजरा की किस्म है। जो सिकिया की फसल है एक प्रकार से बाजरा की किस्म है, डिंडोरी जिले की बैगा जनजाति के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 22 है, अली जरीन किस प्रिंट का पुराना नाम है? तो अली जरीन जो है बाघ प्रिंट का ही पुराना नाम है, अली जरीन। तो बाघ प्रिंट को और क्या कहा जाता है? अली जरीन कहा जाता है। मांडना चित्रकला किस आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है? तो मांडना चित्रकला जो है यह बनाई जाती है मीणा जनजाति के द्वारा। मांडना चित्रकला मीणा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। मांडना मध्य प्रदेश के लोकप्रिय चित्रों में से एक है, मीणा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है और मध्य प्रदेश के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक है मीणा जनजाति। प्रश्न क्रमांक 24 है, राज्य प्रशासन का शिल्पकार किसे माना जाता है? राज्य प्रशासन का जो शिल्पकार है किसे माना जाता है? तो राज्य प्रशासन का शिल्पकार माना जाता है राज्य लोक सेवा आयोग को, इसी MPPSC को जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। राज्य प्रशासन का क्या माना जाता है? शिल्पकार माना जाता है। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन से 4 घटक आवश्यक हैं? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन कौन से 4 घटक होना जरूरी है ये पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शनों में देखेंगे और इसका हमें आंसर करेंगे। हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। ये 4 ऑप्शन देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 के। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो, इंटरनेट से जुड़ने के लिए ना एक तो मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, PDA चाहिए, है ना, और ISP चाहिए। ये चारों हैं जो हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें चाहिए होते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, किस नृत्य को मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है? किस नृत्य को जो है मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा है? तो जो ढेमरियाई होता है ना उसको मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है। किसको? ढेमरियाई को मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 है और नई विदेश नीति के बारे में सवाल है कि नई विदेश नीति के अंतर्गत लक्ष्य, भारत के लक्ष्य हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन से हैं और सत्य कथन की जो है पहचान करनी है। स्कोमेट नीति, तो स्कोमेट नीति बिल्कुल है हमारा लक्ष्य, है ना। इसको यूनिट 6 के जब वीडियो चल रहे थे ना तो उसमें हमने अच्छे से समझाया था कि स्कोमेट नीति क्या होती है। सीमा पर व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग, तो सीमा पर व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग भी लक्ष्य रखा गया है। ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना, यह भी नई विदेश नीति के में शामिल किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है 2011 में की गई है। कब की गई है? 2011 में की गई थी। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में हुई। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? और 1975 में। अगर खेल एवं युवक कल्याण विभाग पूछा जाए, विभाग, तो 1975 आंसर करना है, और मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण पूछा जाए तो 2011 आंसर करना है। लिव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये बताना है कि ये जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। किसकी है? सुरेश रैना की जो है आत्मकथा है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहा जाता है उसे? तो जो कंप्यूटर के अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है ना उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो है CPU का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और कंप्यूटर से सभी जो डिवाइस हैं इसको नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। प्रश्न क्रमांक 31 है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह करने वाला जो प्रथम जनजाति समूह था, खासी जनजाति। कौन सी? खासी जनजाति समूह अंग्रेजों के विरोध में पहली बार खड़े हुए थे। देखो, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति द्वारा प्रारंभ
विद्रोह का नेतृत्व जो है तीरथ सेन ने किया था। किसने? तीरथ सेन ने। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है ना उत्तर पूर्व में, उस पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। तो फिर इसके जवाब में जो है ना, यहाँ से मतलब अंग्रेजों ने यहाँ से सड़कें बनाना शुरू कर दिया है ना, और जंगलों को काटना शुरू किया। वहाँ की जो संसाधन है उनको मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि लूटना शुरू किया वहाँ के लोगों, वहाँ की जो संसाधन थे उनको। तो इसके विरोध में जो है खासी जनजाति जो है ना, उन्होंने पहली बार हथियार उठाए थे अंग्रेजों के विरोध में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो 1857 का जो विद्रोह था, इसमें सर्वाधिक सिपाहियों ने जो भाग लिया था वो था अवध प्रांत से। कहाँ से? अवध प्रांत से सर्वाधिक सिपाहियों ने भाग लिया था। और इसी बात का अंग्रेजों को डर रहता था कि अवध जो है, अवध में सर्वाधिक सैनिक हैं और उन्होंने ही इस क्रांति में भाग लिया था। जो 1857 की क्रांति है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसका शुभारंभ किसने किया था? मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने किया था। प्रश्न क्रमांक 33 है, निम्नलिखित में से किससे जेईडी बैथुन का संबंध है? तो जेईडी जो बैथुन है, उनका इनमें से किससे संबंध है? तो स्त्री शिक्षा से संबंध है। किससे? स्त्री शिक्षा से। इन्होंने तत्कालीन सुधारात्मक कार्यवाही की थी और स्त्री शिक्षा के जो बहुत बड़े पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की जो पहली व्हाइट टाइगर सफारी है वह मुकुंदपुर है ना, कहाँ पर? मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कब कराया जाता है? तो ये पूछा जा रहा है। ये तो आंसर आपको पता ही होगा है ना, सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर करा दिया जाता है। उपचुनाव जो है सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर करा दिया जाता है। बनारस, वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। बनारस के बारे में यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो वाराणसी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ है। तो ये सही है कि वाराणसी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसके लिए रूप में? काशी राज्य की राजधानी के रूप में। और महाजनपद काल में काशी एक जनपद था। तो यह भी सही है कि महाजनपद काल में जो है काशी एक जनपद हुआ करता था। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनिस्से कहा है। तो चीनी यात्री जो है उन्होंने वाराणसी को पोलिनिस्से कहा है, यह भी कथन ठीक है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बिंबिसार को काशी महाजनपद युद्ध से नहीं बल्कि कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से विवाह होने पर दहेज में प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने प्रसन्नजीत को पराजित नहीं किया था, बल्कि जो प्रसन्नजीत हैं उन्होंने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था और इनको दहेज में मिला था काशी। सक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह शातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलगामी से होना किस अभिलेख में सूचित किया गया है? जो सक्षत्रप रुद्रदामन है ना, इनकी जो पुत्री है उनका विवाह शातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलगामी से होना किस अभिलेख में दर्शाया गया है? तो ये कन्हेरी अभिलेख में मिलता है। किसमें? कन्हेरी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। वशिष्ठी पुत्र पुलगामी की उपलब्धियों का वर्णन कन्हेरी अभिलेख में मिलता है, जिसमें यह दावा करता है कि उनसे शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। अय्यब बोले से तात्पर्य है, अय्यब बोले से क्या तात्पर्य है पूछा जा रहा है। तो अय्यब बोले से तात्पर्य है दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक श्रेणी संगठन है। अय्यब बोले दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक श्रेणी संगठन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नई स्वास्थ्य नीति 2017 के 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कौन सा गलत है? तो ये बताना है कि देखो जो नई स्वास्थ्य नीति आई है ना, उसमें 2025 तक लक्ष्य रखे गए हैं, जो उनमें से इन 4 में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो 3 सही होंगे, तो वो 3 सही भी याद रख लेने हैं आपको, है ना।
औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष करना 2025 तक, तो बिल्कुल सही है ना। तो पहला तो सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। हमें गलत की पहचान करनी है। कुल प्रजनन दर 2.1, तो ये भी सही है। शिशु मृत्यु दर 25 पे 1000, ये गलत है ना, ऐसा नहीं है। और जन स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्नलिखित में से किस एक को राक्षस घास या हरा सोना कहा जाता है। तो देखो, बांस जो होता है ना, उसको राक्षस घास भी कहते हैं और हरा सोना भी कहा जाता है। किसको? बांस को। प्रश्न क्रमांक 41 है, दारा सिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की थी? प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। तो जब दारा सिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? तो दानिशमंद खान जो है ना, इन्होंने इसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2020-21 में मध्य प्रदेश में कुल मिलेट का उत्पादन कितना रहा है? तो 5.58 मिलियन टन रहा है ना, मीट्रिक टन रहा है। ये क्वेश्चन 2011 की जनगणना से है, जो कि जनगणना से प्रति वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस वर्ष भी मिलेंगे। तो जनगणना वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रश्न क्रमांक 43 है हमारे इस एफएलटी टेस्ट का। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इन कथनों पर विचार करने के बाद हमें सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला जो कथन है, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योरपुर में है। तो शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता आपको कहाँ मिलेगी? श्योरपुर में मिलेगी। एवं सबसे अधिक जो है वो सिवनी में मिलेगी। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक है। तो मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो रीवा जिले में है। कहाँ पर है? रीवा में है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% से बढ़ी है। तो मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% से बढ़ी है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से पहला और तीसरा कथन ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो इन 4 ऑप्शनों को देखिएगा और बताइएगा कि केंद्र सरकार की जो स्पर्श योजना है वो किससे संबंधित है। अस्पृश्यता निवारण से, विकलांगों के लिए है क्या, फोटोग्राफी को प्रोत्साहन, या फिर डाक टिकट संग्रहण? तो जो स्पर्श योजना है इसका संबंध है विकलांगों के लिए। किसके लिए है? विकलांगों के लिए है स्पर्श योजना। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी अर्थव्यवस्था में जो है पूंजी निर्माण दर जो है वो कुल बचत पर निर्भर करती है। किस पर? कुल बचत पर जो है निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुरुष और महिला नसबंदी को कहते हैं। पुरुष और महिला नसबंदी को वेस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। तो पुरुष नसबंदी को कहा जाता है वेस्कोटॉमी और महिला नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। इनको विस्तार से अभी जानने की जरूरत नहीं है, इनको मुख्य परीक्षा में है ये टॉपिक, तो वहां पे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय रोड मैप के अनुसार कितने शहरों में इनक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है? तो जो मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर भारत रोड मैप है ना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके तहत 3 वर्षीय जो रोड मैप है उसमें कितने शहरों में इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कि 7 शहरों में जो है इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। 4 तो इसमें महानगर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। वहीं इसके अलावा सागर, सतना और उज्जैन को आपको याद रखना है। ये 7 शहर हैं जहां इनक्यूबेशन सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 48 है, बफर से सफर मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ का भाग है? तो बफर से सफर जो है मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ का भाग है? तो यह भौतिकी अवसंरचना, भौतिकी अधोसंरचना का भाग है। किसका है? भौतिकी अधोसंरचना का भाग है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जो इसमें एक जो युग्म है वो गलत है, हमें गलत को छांटना है ना। तो एक साइड दी हुई हैं जनजातियां, तो इस साइड ये जनजातियां दी हुई हैं और इस साइड उनके नृत्य दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक जो है वो असंगत है, हमें उसको देखना है।
देखो पहला जो ऑप्शन है रागनी जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। पहला तो सही है कि रागनी नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से है। खम्बस्वांग जो है वो कोरकू जनजाति का है, यह भी सही है। खम्बस्वांग कोल दहका भील जनजाति का नहीं है, कोल दहका किसका है, कोल जनजाति का है। तो कोल दहका का संबंध किसका है, कोल जनजाति से है। और जो जखट और दशहरा है ये बैगा जनजाति का है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से हमें गलत की पहचान करनी थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कोल दहका है ना, कोल जनजाति का नृत्य है, ये याद रखना है। साथ ही कोल जनजाति मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और शहडोल जिले में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है, इन चार ऑप्शनों को देखिएगा और जल्दी से आंसर कीजिएगा, हम वेट करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। क्या है उद्देश्य, ऊर्जा दक्षता व संरक्षण को में देश की उपलब्धि को दिखाना। और ये कब से शुरू हुआ है, 2022 से शुरू हुआ है। ओडीओपी के अंतर्गत शामिल उपयोजनाएं कौन कौन सी हैं, हमें ये बताना है कि ओडीओपी के अंतर्गत जो शामिल उपयोजनाएं हैं कौन कौन सी हैं। तो सामान्य सुविधा केंद्र योजना ये है, बिल्कुल है। वित्त सहायता योजना यह भी है, और कौशल विकास योजना यह भी है, और सहायता योजना विपणन विकास यह भी है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो सामान्य सुविधा केंद्र योजना, वित्त सहायता योजना, कौशल विकास योजना और सहायता योजना विपणन विकास, ये चारों ही योजनाएं जो हैं वो ओडीओपी के अंतर्गत आती हैं। और ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे अभी क्लास में ही हम बताएंगे इसका जो फुल फॉर्म है आपको, तब तक आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 52 है, निम्नलिखित में से किसे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से किसे जो है सफेद चांदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मंदसौर का लहसुन, ऑप्शन नंबर बी है खरगोन का कपास, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंहपुर का सागौन उत्पाद, या ऑप्शन नंबर डी है चंबल की ऊसर भूमि। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है किसे, मंदसौर के लहसुन को जो है सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है, मंदसौर के लहसुन को। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य के कितने कार्यों का उल्लेख है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज्य के कार्य जो हैं वो संविधान की किस अनुसूची में आते हैं, और साथ में यह भी पता होना चाहिए कि कितने कार्य हैं ना। तो पंचायती राज्य के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में, हमें ये बताना है। तो देखो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य के कार्यों का वर्णन है, और कितने कार्य बताए गए हैं, तो 29 कार्य बताए गए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तो 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन है ना, इनमें से किसके विरुद्ध था, तो ये बताना है। ऑप्शन ए है हिंसा, ऑप्शन बी है मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, या ऑप्शन डी है सांप्रदायिकता। तो क्या है इसका सही आंसर। तो जो तारकेश्वर आंदोलन है ना, ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया था। मंदिरों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में तारकेश्वर आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1924 में बंगाल में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इसे प्रारंभ किसने किया था, स्वामी विश्वानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह याद रखना है कि स्वामी विश्वानंद के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, इन चार ऑप्शनों को देखिएगा जल्दी से और बताइएगा कि मशीन गन का जो है आविष्कार किसने किया था। तो मशीन गन का आविष्कार जो है, मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पकल ने। किसने, जेम्स पकल ने। कब किया था, 1718 में जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार जो है वो किया था। प्रश्न क्रमांक 56 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनाई गई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। तो इसका सही आंसर जो है इसमें दिया नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी।
और हमें यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो मुख्य न्यायाधीश का ऑप्शन दिया नहीं है, जबकि सरोजिनी सक्सेना के बारे में दिया है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी सरोजिनी सक्सेना, ना कि मुख्य न्यायाधीश बनी थी, है ना। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था, ये बताना है। तो गठन किया गया था साधिकार समिति। कौन सी समिति? साधिकार समिति। ये जो साधिकार समिति है इसका गठन 1994 में हुआ था, और ये किस लिए लाई गई थी? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जो है उसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए गठित की गई थी। इसके अलावा जो कुछ और समितियां दी हुई हैं, जैसे भूरिया समिति है, ये भूरिया समिति का गठन क्यों किया गया था? पेशा एक्ट से संबंधित है भूरिया समिति। तो पूछा जाए पेशा एक्ट से संबंधित समिति तो भूरिया समिति है। कब बनी? 1996 में बनी है। और ये जो एक और समिति दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में, खोसला समिति। कौन सी? खोसला समिति। किससे संबंधित है खोसला समिति? तो खोसला समिति का संबंध है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किससे? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। जो पांडे समिति है, पांडे समिति का संबंध जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? पांडे समिति का संबंध मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न क्रमांक 58 है, मध्य प्रदेश में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह किस विधानसभा? तो इस क्वेश्चन को जो है हम डिलीट करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, इसमें चेंजेस हो गए हैं, तो ये करंट अफेयर्स में हम समझेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 59 है, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो कृषि विभाग के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्रों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 5 भाग? तो देखो, मध्य प्रदेश जो है ना उसको कृषि कल्याण विभाग ने 5 फसल क्षेत्रों में बांटा है। पहला है पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश। तो एक तो है पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, दूसरा है मध्य गेहूं का प्रदेश, तीसरा है संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल प्रदेश, और चावल गेहूं प्रदेश एक है, और पांचवा है उत्तर ज्वार गेहूं प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 5 आपको याद रखने हैं, जिनका हम पहले जो FLT टेस्ट लगाया था ना हमने पहला, उसमें हम इसका वर्णन कर चुके हैं अच्छे से। देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो देवरी इको घड़ियाल केंद्र की बात की जा रही है कि ये कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो देवरी घड़ियाल इको केंद्र जो है ये मुरैना में है। कहाँ पर है? मुरैना में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। मुरैना जिले के चंबल नदी पर स्थित है देवरी इको घड़ियाल केंद्र। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुआरे का भी संरक्षण है वो किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मूडी ने म्यूटेशन को वर्णित किया है। तो मूडी ने जो है म्यूटेशन को वर्णित किया है तो शॉटगन को वर्णित किया है। क्या है? शॉटगन को वर्णित किया है। टर्नर सिंड्रोम से संबंधित सवाल है क्वेश्चन नंबर 62 में। टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो ये बताना है कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसमें संख्या होती है 45। कितनी होती है? 45 होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी जो है प्रदूषकों के कारण जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी जो जैविक प्रदूषक कहलाती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो यह भी याद रखना है कि दामोदर नदी को और क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक कहा जाता है, ये याद रखना है। उद्योगों के कारण ये प्रदूषण युक्त हो गई है और इसे क्या कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल भी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखो, भारत तो है, श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है। अब बचा थाईलैंड, तो थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 8 दिसंबर 1985 को बना था। कब बना था? 8 दिसंबर 1985
85 को बना था, 1985 को ये बना था। सार्क का गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है, तो मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पर है, काठमांडू में है इसका मुख्यालय। तो काठमांडू में मुख्यालय भी याद रखना है। और सदस्य देश कितने हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। इसके कौन कौन से हैं, भारत है, हमसे ही बना है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी है, और हमारा ही हिस्सा है बांग्लादेश तो बांग्लादेश भी है, हमारे नीचे है नेपाल, माफ कीजिए हमारे नीचे है श्रीलंका तो श्रीलंका भी इसका हिस्सा है। तो और हमारे ऊपर है नेपाल, है ना, हमारे नीचे वाले हिस्से में मालदीव भी है, भूटान और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो हैं वो सार्क का हिस्सा हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो है हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, बार्ड समितियों इत्यादि का गठन व संरचना किस अनुच्छेद में है, तो बार्ड समितियों इत्यादि का गठन व संरचना किस अनुच्छेद में है, तो बार्ड समितियों की बात की जा रही है कि उनके गठन व संरचना किस अनुच्छेद में है, तो 243 में इनका वर्णन मिलेगा आपको। किसमें, 243 में जो है इनका वर्णन मिलेगा। विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक किससे बनता है, तो विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक किससे बना होता है, तो ये बनता है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन से विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक जो है वो बनता है। हाल ही में खबरों में उल्लेखित 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द किस देश से संबंधित मामलों के संदर्भ में है, तो हाल ही में खबरों में उल्लेखित 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द किस देश से संबंधित मामलों के संदर्भ में है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है इजराइल। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द जो है ये इजराइल से संबंधित है। भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित किया जा रहा है, तो जो आदिवासी विश्वविद्यालय है भारत का पहला, ये अनूपपुर जिले में, कहाँ पर, अनूपपुर जिले में स्थापित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है और स्थापना 2007-8 में हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। अगला प्रश्न है, FRBM एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो FRBM एक्ट का क्या उद्देश्य ये पूछा जा रहा है और हमें सत्य कथन की जो है पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, पहला जो कथन है, FRBM का एक्ट का उद्देश्य राजस्व घाटे को कम करना है। बिल्कुल है, राजस्व घाटे को कम करना, राजकोषीय घाटे को कम करना यह भी है, और बैंक घाटे का प्रबंधन ये इसका हिस्सा नहीं है। इस प्रकार से 1 और 2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। INA के सैनिकों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो INA के जो सैनिक हैं इन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था और ये घटना 1945 की है ना, देशद्रोह का केस लगा था इन पर। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं था, तो भूला भाई देसाई जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी गुरुबख्श ढिल्लो, मेजर शहनबाज खान और कर्नल सहगल जो हैं इसमें शामिल थे। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया था, ना कि वो INA के सैनिकों पर लाल किले में जो देशद्रोह का मुकदमा चला था उसमें शामिल थे। तो उनमें शामिल नहीं थे भूला भाई देसाई। गुरुबख्श ढिल्लो, मेजर शहनबाज खान और कर्नल सहगल इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, हेपेटाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हेपेटाइटिस के संदर्भ में ये बताना है कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही है की पहचान करनी है ना। तो देखते हैं, हेपेटाइटिस बी अत्यधिक सामान्य है और यह दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी की तुलना में अधिक यकृत संबंधी कैंसर एवं मृत्यु का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हेपेटाइटिस सी की तुलना में अधिक यकृत संबंधी कैंसर एवं मृत्यु का कारण बनता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण मां से बच्चे में फैल सकता है, तो बिल्कुल फैल सकता है, है ना। और तीसरा है, वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है,
सम्राट अशोक ने मालवा में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो यहाँ कहाँ की बात हो रही है? मालवा की बात हो रही है, तो ना कि श्रीलंका की या नेपाल की या कहीं की भी। तो ये बात हो रही है मालवा की। तो मालवा में सम्राट अशोक ने किसे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? महादेव को भेजा था। महादेव नामक व्यक्ति को जो है वो भेजा था। इस क्वेश्चन में हमें सूची मिलान करनी है ना, और देखते हैं कि क्या सूची का सही मिलान है। तो उबंटू क्या है, हमें ये बताना है कि उबंटू जो है, उबंटू का संबंध किससे है? तो उबंटू का जो संबंध है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे है? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है उबंटू। दूसरा है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? तो फायरफॉक्स जो है, फायरफॉक्स एक प्रकार का ब्राउज़र है। क्या है? फायरफॉक्स जो है एक प्रकार का ब्राउज़र है। तो इसका हो जाएगा दूसरे का तीसरा। तो पहले का चाहिए है दूसरा, तो ये दो, पहले का दो तीन ऑप्शनों में है ना, और दूसरे का चाहिए है तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन होगा नहीं, है ना। इस प्रकार से डी ऑप्शन गलत हो जाता है, और हो जाता है दूसरे का चाहिए है तीसरा, है ना। ठीक है, एक तो गलत हो गया, और पहले का चाहिए है क्या? दूसरा। तो पहले का दूसरा इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी और बी तो गलत हो गए, है ना। अब हमें चाहिए है क्या? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये ईमेल क्लाइंट है, और मैकफी जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकफी। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इनमें से कौन सा देश है जिसने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। भारत में श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ है 1970 में हुआ था। कब हुआ था श्वेत क्रांति? कब प्रारंभ हुई? 1970 में। और प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगली योजना है युवा 2.0 योजना कब शुरू की गई? तो युवा 2.0 योजना कब शुरू हुई है? 2.0 मान सकते हैं इसको। 2.0 योजना कब शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है 75 का सही आंसर होना चाहिए। कौन सा? 2 अक्टूबर 2022 को। 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना जो है वो शुरू हुई है। और ये किसने की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू की गई। युवा लेखकों को परामर्श देने संबंधी योजना है। युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अप्रैल 2024 का शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेन्नम। ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है इन्होंने स्वर्ण पदक की हैट्रिक हासिल की है। अप्रैल 2024 में जो शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। प्रश्न क्रमांक 77 है, 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? तो बताना है कि जो मालदीव में अभी चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी ने जो है जीत हासिल की है? तो पीपल्स नेशनल कांग्रेस। पीपल्स नेशनल कांग्रेस जो है ये जीत कर आई है, और मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में 66 से अधिक सीटें हासिल करते हुए इन्होंने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसके राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है का नारा दिया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है? ये कहा था अरविंद घोष ने। किसका नारा है? अरविंद घोष का ये नारा है। आप जानते ही हो अरविंद घोष के बारे में कि ये महान दार्शनिक थे, एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। पांडिचेरी में औरोबिले आश्रम बनाया इन्होंने। तो पांडिचेरी में औरोबिले आश्रम भी बनाया था इन्होंने। चंदा बेडनी नामक नाट्य के निर्देशक रहे हैं। तो चंदा बेडनी नामक नाट्य के निर्देशन कौन रहे हैं ये बताना है। तो इसके निर्देशन रहे हैं अलखनंदा। कौन रहे हैं? अलखनंदा जो है इसके निर्देशक रहे हैं। ये अलखनंदा जो है ना भारत के कवि एवं रंगकर्मी थे, और भारत भवन के रंगमंडल के सहायक निर्देशक रहे हैं। जो अलखनंदा है इनका जन्म हुआ था बिहार में,
और जो चंदा बेड़नी नामक नाट्य है ना, उसका निर्देशन भी किया है इन्होंने। प्रश्न क्रमांक 80 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं? तो ये इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है सर्वाधिक 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 11,320 वर्ग व्यक्ति किलोमीटर रहते हैं। तो जनघनत्व बहुत ज्यादा है एनसीआर का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। क्या है? निष्पक्ष सार्वजनिक जो परीक्षाएं हैं उसको सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? ये बताना है कि वह कौन सा जिला है जो धार को भी छूता है, इंदौर को, आगरमालवा को, देवास और शाजापुर को। तो ये है उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन जिला जो है इन सभी जिलों से जो है सीमा टच करता है। कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं? तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड होते हैं 3 प्रकार के। तो ये तो आपको पता ही होगा, अच्छे से पढ़ाया था इनको। जो यूनिट 9 वाली क्लासेस है ना, कंप्लीट क्लास डली हुई है यूनिट 9 की, उस पर जाइएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। एक बार नहीं, अभी परीक्षा को बहुत समय है, 10-10 बार रिवीजन कीजिएगा। तो कीबोर्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा सुन लो आप। एक तो होता है ऑन स्क्रीन, है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड और एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, नेटिजन क्या है? तो ये पूछा जा रहा है कि नेटिजन किसे कहते हैं ना। ये शब्द आपने जो है यूनिट 9 में ही पढ़ा है। नेटिजन उसे कहते हैं जो नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करता है ना। तो नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है ये क्या कहलाता है? नेटिजन कहलाता है, नेटिजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा चुनाव में भाग लेने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की सिफारिश की गई है? तो इनमें से कौन सी समिति किसके द्वारा चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की सिफारिश की गई है? तो इसका जो सही आंसर है संथानम समिति। कौन सी समिति ने ये सिफारिश की थी कि ये जो चुनाव होते हैं ना, इनके लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए? तो कहा था संथानम समिति ने। अध्यक्ष थे के संथानम। कब बनी थी ये? 1962 में बनी थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है। यह देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने प्रतिशत है? तो ये है 9.38%। कितना है? 9.38% है। अगला प्रश्न है, खरगोन जिले में स्थित ऊन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो खरगोन जिले में एक मंदिर है ऊन मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो उदयादित्य परमार जो हैं इन्होंने बनवाया था ऊन मंदिर को। निमाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो खरगोन जिले में जो ऊन मंदिर है ना, इसे निमाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किसने बनवाया था? उदयादित्य परमार जो है ना, इन्होंने इसे बनाया था। प्रश्न क्रमांक 88 है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना वो कब गठित हुआ था, तो उससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो देखो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो अब आपको देखना है कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय कौन राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो क्या नीलम संजीव रेड्डी थे, शंकर दयाल शर्मा थे, के.आर. नारायण थे या आर वेंकटरमन थे? इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इनमें से जो सही आंसर है शंकर दयाल शर्मा। क्या है? शंकर दयाल शर्मा।
और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है। तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव थे उस समय, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, आपको बताना है। पुरातात्विक स्थान हिंगलाजगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो जो हिंगलाजगढ़ है, किसकी बात की जा रही है? हिंगलाजगढ़ की बात की जा रही है। हिंगलाजगढ़ का संबंध है मंदसौर से। किससे है? हिंगलाजगढ़ है मंदसौर में, है ना। मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो है नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। और कुषाणों के पतन के पश्चात जो है नागवंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ। कहाँ पर? विदिशा में। खजुराहो अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो पूछा जा रहा है कि खजुराहो अभिलेख जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये धंगदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। खजुराहो अभिलेख धंगदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। और जो धंगदेव हैं एक चंदेल शासक थे, वर्तमान में है लक्ष्मण मंदिर में रखा हुआ है। जो खजुराहो अभिलेख है कहाँ रखा है? लक्ष्मण मंदिर में। किसने स्थापित किया था? धंगदेव ने स्थापित किया था। किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत राज्यपाल एक ही समय पर 2 राज्यों का प्रभार ले सकता है या एक से अधिक राज्यों का प्रभार जो है वो ले सकता है, हमें ये बताना है। तो 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन जो है इसमें ये बताया गया है, ये संशोधन हुआ था 1956 में। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और हमें सही कथन की पहचान करनी है कि सही कथन कौन सा है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। तो बिल्कुल 50,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए तो जिला पंचायत बना दिया जाता है। जिसके सदस्यों की संख्या 10 से 25 होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदस्यों की संख्या 10 से 25 नहीं बल्कि 10 से 35 होनी चाहिए। कितनी? 10 से 35 होनी चाहिए। और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जबकि सदस्य का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष उसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार से दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, सिर्फ एक ही सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो मध्य भारत का पठार है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.7%। कितना है? 10.7%। आप जानते हो कि मध्य भारत का जो पठार है यहाँ की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। और नदियां कौन कौन सी बहती हैं यहाँ से? चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप, ये सब नदियां भी याद रखनी है। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए इतना सारा कंटेंट है और आगे भी ये कंटेंट बहुत काम में आएगा, यूजफुल होगा। क्योंकि अभी 2024 में ही सिलेबस परिवर्तन हुआ है तो अब कम से कम 3 साल तो परिवर्तित होगा नहीं, तब तक आपको यही पढ़ना है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है ना, ये रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर डले रहेंगे। तो कम से कम जैसे आपके लिए कोई इतना योगदान दे रहा है, अपना समय दे रहा है, समय खर्च कर रहा है, तो आप भी तो एक लाइक कर सकते हो ना, एक शेयर कर सकते हो। अपनी मतलब अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते तो क्या करोगे यार फिर। चलो छोड़ो। नरसिम्हा राव दीक्षित समिति ने किसकी सिफारिश की? तो नरसिम्हा राव दीक्षित समिति जो है इसने किसकी सिफारिश की थी, हमें ये बताना है। तो मध्य प्रदेश लोकायुक्त की सिफारिश की थी नरसिम्हा राव दीक्षित समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, त्वचा कैंसर जो है, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण ही होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है ना, त्वचा के। दूसरा है ओजोन छिद्र नाइट्रोजन, ये गलत है। ओजोन छिद्र नाइट्रोजन के द्वारा थोड़ी होता है, ये क्लोरोफिल के द्वारा होता है। किसके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके कारण होता है ओजोन छिद्र। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, ये बिल्कुल सही है। और वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड इसका कारण है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बत्तोबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमें बताना है कि इनमें से बत्तोबाई का जो संबंध है किस क्षेत्र से है। तो बत्तोबाई जो कि ग्वालियर की हैं, बत्तोबाई का संबंध किससे है? गुड़िया शिल्प से है बत्तोबाई का संबंध।
अच्छा, भरथरी गायिका का कौन है, किसी का नाम याद आ रहा है क्या आपको? ये हम लोगों ने पढ़ा था उस समय, है ना, जब हम पढ़ रहे थे कला एंड संस्कृति को मध्य प्रदेश की। तो जो भरथरी गायक हैं, सूरजबाई खांडे का नाम याद रखना है। किसका? सूरजबाई खांडे का। और पंडवानी गायन में आपको तीजन बाई का नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट तीजन बाई। क्वेश्चन नंबर 98 है, कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कात्यायन ने रचना की है किसकी? गार्गी संहिता की। और इसका संबंध बताना है हमें कि किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध है ज्योतिष से। किससे है? ज्योतिष से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। कथन और कारण दिए हुए हैं और फिर बताना है ऑप्शनों को देखकर, है ना। तो देखते हैं, चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। तो ये तो सही है कि चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादन बल है ना, सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। तो बिल्कुल है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक दूर स्थित है। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी से दूर थोड़ी है, पृथ्वी से पास है। तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से ए सही है और आर गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय पूछा गया है। इतना सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, और पीएससी में बिल्कुल आते हैं सरल सरल क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा बन सकता है। इसका मुख्यालय है नैरोबी में। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। थोड़ा सा आपको कुछ चीजें और याद रख लो, जैसे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। डब्ल्यूटीओ का कहाँ पर है? जेनेवा में है। राष्ट्र मंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का कहाँ पर है? लंदन में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एशियाई विकास बैंक का मनीला में है। तो ये तो थे हमारे आज के 100 प्रश्न। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। आज जो है यूनिट 1 की एक क्लास आएगी, तो उसे देख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो भी, है ना। बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं वो क्वेश्चन, और ये एफएलटी टेस्ट था, तो वो टॉपिक वाइज भी देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।